हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। रसायन विज्ञान में हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और तीसरा चैप्टर हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तीता, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट की चर्चा करना शुरू किए हुए हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब इस तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में पिछले दिनों तक हम लोगों ने देखा था कि तत्वों को कैसे क्लासिफाइड किया गया था, कैसे बांटा गया था, और उस बंटवारे में हम लोगों ने दो सिस्टम अपनाया था, एक प्रारंभिक अवधारणा, एक आधुनिक अवधारणा। प्रारंभिक अवधारणा के अकॉर्डिंग एक बार फिर आपको स्मरण करवा दें, याद दिलवा दें कि हम लोगों ने वहाँ पे प्राउस्ट की परिकल्पना देखा था, डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत देखा था, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम देखा था। और आधुनिक परिकल्पना की बात जब हम लोग करना शुरू किए थे तो आधुनिक परिकल्पना में हम लोग मेंडलीफ को आधार मान करके चल रहे हैं। और मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को क्लासिफाइड किया और उस क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम को कहा गया था मूल आवर्त नियम। और उस मूल आवर्त नियम के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, भारों पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो पहला जो मूल आवर्त नियम है, और अब तक मूल आवर्त नियम के पहले प्रारंभिक में भी जितनी भी बातें हुई थी वो स्पेशली फोकस की गई थी परमाणु भार पर। तो मूल आवर्त नियम यही कहता था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और उसी मूल आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी बनाया था उस समय, और 56 तत्वों की खोज हुई थी। उसी में उसने जो है उसको क्लासिफाइड किया था। और उसके लिए जो हम इसके पहले के टॉपिक पे भी चर्चा कर चुके हैं और एक बार आपको फिर वो पुनः दिखा दे रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था तो ये सिचुएशन वहाँ पे आई थी। 12 इसमें जो है टोटल 12 जो है 36 कॉलम बनाए गए थे जिन्हें आवर्त कहा गया था, और इसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए गए थे जिन्हें वर्ग कहा गया था। तो इस आधार पर तत्वों को इसमें रखा गया था, वो भी कैसे, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो भारों के क्रम में, परमाणु भार के क्रम में जब रखा गया था तो जब एक्चुअल में सही सही परमाणु भार की गणना हुई, कुछ दशमलव में भी आने लगे, तो उनका ये नियम गलत सिद्ध हो गया। उसके बाद इसके कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि ये जो संशोधित आवर्त सारणी था, मतलब जो मूल आवर्त नियम थे वो जब गलत सिद्ध हो गए तो एक नियम लाया उन्होंने, आधुनिक आवर्त नियम। और उस आधुनिक आवर्त नियम में क्या संशोधन किया गया, क्या बात किया गया, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं। आधुनिक आवर्त नियम में बताया गया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, मूल में क्या था, परमाणु भारों के, लेकिन इसमें क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इस आधार पर जो है उन्होंने तत्वों को क्लासिफाइड करने का काम किया था। तो हम लोग कल देख चुके थे कि संशोधित आवर्त सारणी के लिए क्या विशेषता दी गई थी, क्या बात की गई थी। तो उन्होंने मूल आवर्त नियम को गलत सिद्ध होने के बाद उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम की बात किया, और उस आधुनिक आवर्त नियम के बाद एक संशोधित आवर्त सारणी बनाई, थोड़ा मॉडिफाइड किया जो मूल आवर्त सारणी था उसमें। और उस तरह से हम लोग इसकी चर्चा किए थे। एक बार फिर यहाँ देखते हैं, उन्होंने जब बताया कि संशोधित आवर्त सारणी में, तो ये कहा कि 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया था। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं टोटल, और ऐसे 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए। पहले में क्या था, 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ, करेक्शन हुआ, तो 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई और इसमें जो है टोटल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए गए। तो इस तरह से इसमें तत्वों को बांट दिया था। और इसमें भी ये भी बात किया था उन्होंने स्पष्ट रूप से कि पहले और दूसरे आवर्त को अति लघु कहा गया था, तीसरे और चौथे को लघु कहा गया था, पांचवें और छठवें को दीर्घ कहा गया था, और पूरे छठवें और सातवें को पूरा अति दीर्घ नाम दे दिया गया था। और इसी में तत्वों को क्लासिफाइड किया गया था। इसकी विशेषता भी हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें आई हुई थी जब हम लोग देखे थे कि द्वितीय और तृतीय तत्वों के बीच में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें विकर्ण संबंध होता है। देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी चर्चा हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, और इसके अलावा और भी इनमें थी। तो इनकी कमियाँ और विशेषताओं की चर्चा हम लोग देखे थे। तो देखिए, आज की जो हमारी मेन टॉपिक होगी वो संशोधित आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। जैसे उसमें जो हम लोग पढ़े थे मूल आवर्त सारणी में विशेषता, तो ऐसे ही संशोधित आवर्त सारणी की विशेषता क्या है, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हम एक एक पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला है कि मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी में है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों में रखा गया था। ये बात फैक्ट है। और इस सिचुएशन में यानी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर रखने पर तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में हमें सहायता हो गई। यानी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी ये संशोधित, उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर रखा गया था, इसलिए हमें अध्ययन में सुविधा हो गई। दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं कि मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में समस्थानिक संभारिक को एक निश्चित स्थान दिया गया।
जबकि मूल आवर्त सारणी में क्या था, देखिए हम चर्चा भी वहाँ कर चुके थे कि इसकी ये दोष था कि समस्थानिक और संभारिक को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन उसको दूर करते हुए संशोधन किया गया और एक निश्चित स्थान दिया गया। तीसरे की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसों के लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया और वो ग्रुप है शून्य समूह, या आवर्त सारणी में हम देखते हैं 18वां समूह। 18वें समूह को हम चाहे शून्य समूह भी कह सकते हैं, 18वां समूह भी कह सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए एक अलग ग्रुप ही बना दिया गया और उसमें जो तत्वों को रखा गया, आप जानते हैं जो अक्रिय गैसों की सूची है उसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, आप जानते हैं हीलियम रखा गया है, इसके अलावा उसमें जो है नियान रखा गया है, इसके अलावा उसमें आर्गन रखा गया है, क्रिप्टन रखा गया है, इसके अलावा उसमें जो है जेनान रखा गया है, इसके अलावा उसमें रेडन को रखा गया है। तो इस तरह से इनको उसमें रखा गया है। ये सारे के सारे अक्रिय गैस हैं और ये संशोधित आवर्त सारणी में ही इनको अलग से स्थान दिया गया। इसके पहले के आवर्त सारणी में इनके लिए कोई विशेषता नहीं थी, न ही कोई स्थान निर्धारित था। इसलिए मूल आवर्त सारणी का एक दोष यह भी वहाँ बताया गया था कि मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ये फिक्स कर दिया संशोधित आवर्त सारणी में चल करके। अब इसमें हम देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका अगर हम देखेंगे तो 18 होता है, इसका अगर हम देखते हैं तो 36 होता है, इसका देखते हैं हम तो ये 54 होता है और इसका हम देखते हैं तो ये 86 होता है। ये सब अक्रिय गैस हैं, इनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं। इसकी भी व्यवस्था मेंडलीफ ने कर दिया। समस्थानिक संभारिक की व्यवस्था मेंडलीफ ने कर दिया। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर व्यवस्था कर दिया ताकि अध्ययन में सुविधा हो। तो ये किसमें संभव था, ये इसमें संभव था जो ये उन्होंने संशोधित आवर्त सारणी बनाए थे जिसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग या समूह थे। इस तरह से ये विशेषता थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इनके संशोधित आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रह गई। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग कमियों की करते हैं, फिर देखते हैं कि उन कमियों को सुधार करते हुए कौन सी आवर्त सारणी की और बात की जा सकती है कि जिसमें उन कमियों को भी दूर किया जा सके। तो थोड़ी कमियों की बात करते हैं, किसके, संशोधित आवर्त सारणी की। तो एक एक लाइन की चर्चा कर रहे हैं। संशोधित आवर्त सारणी के दोष या कमियाँ, तो देख रहे हैं कि पहला कमी क्या है, संशोधित आवर्त सारणी में भी वही चीज़ आया कि हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। मूल आवर्त सारणी में भी वही कमी थी कि हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। ऐसे ही इसमें भी एक बात आ गई कि कोई हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए पहली कमी हो गई। दूसरी कमी क्या है कि संशोधित आवर्त सारणी में असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया जो कि दोषपूर्ण है। यही बात इसमें भी हुई थी, मूल आवर्त सारणी में भी थी कि कुछ तत्व ऐसे मिले थे जो असमान गुण वाले थे। कई गुण ऐसे थे उनमें कि जो एक दूसरे से असमान थे लेकिन एक ही में रख दिया गया था। जबकि ये विशेषता होती है कि एक वर्ग या एक समूह में एक ही लो। भाई एक कक्षा में, मान लीजिए कक्षा 11 के क्लास में है तो कक्षा 11 में पढ़ने वाले ही स्टूडेंट तो रखे जाएंगे उसमें, तब तो क्लास हमारा सही से चलेगा। नहीं पता चला उसमें 2 9th के भी डाल दिए तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हमारा वो क्लास का जो एक मैनेजमेंट था वो हमारा दोषपूर्ण माना जाएगा। तो यही हाल आवर्त सारणी में भी हुई थी। तो पहला दोष तो यही था इनका कि इसमें भी हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान फिक्स नहीं किया गया। दूसरा दोष इनका था कि इसमें भी जो है कोई स्थान देखा गया तो जो है समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको पता चला एक ही समूह में रख दिया गया। तो इस तरह से दोष मान लिए गए। कुछ एग्जाम्पल भी हैं समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने में, जरा देख रहे हैं। जैसे देखिए क्षार धातुओं और फर्स्ट ए की जो मुद्रा धातुएं हैं इनके गुणों में जो समानता है वो लगभग नहीं होती है, नगण्य होता है, बिल्कुल नहीं होता, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रख दिया गया है। देख रहे हैं क्षार धातुओं और फर्स्ट बी की जो मुद्रा धातुएं होती हैं। अब क्षार धातु कौन कौन है, 2 होते हैं, एक फर्स्ट ए में और सेकेंड ए में। एक को हम क्षार धातु कहते हैं, एक को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनके साथ जो फर्स्ट बी के रखे गए हैं, और फर्स्ट बी में कौन कौन रखे गए हैं, फर्स्ट बी में देखिए कौन कौन रखे गए हैं। फर्स्ट बी में आपका अगर हम देखेंगे मुद्रा धातुएं हैं, यानी कापर है, एजी है, एयू है, यानी कापर है, तांबा है, चांदी है और इसके अलावा जो है सोना है, गोल्ड है। इनको जो है एक वर्ग में उठा करके रख दिया गया, किसमें, फर्स्ट में। अब देखिए ए भी बना हो तो सब ग्रुप है लेकिन ए फर्स्ट ही हैं, तो फर्स्ट के साथ जो है अगर रखा गया क्षार धातुओं को तो कहाँ क्षार धातु और कहाँ मुद्रा धातु, कहाँ सोना और कहाँ क्षार, दोनों में इतनी असमानता फिर भी एक साथ रख दिया गया। तो संशोधित आवर्त सारणी में एक तरह से वो दोष ही माना गया। तो इस तरह से ये दोष हैं। कुछ दोषों की चर्चा और हम करते हैं। यहाँ देख रहे हैं तीसरे की बात कि संशोधित आवर्त सारणी में कई स्थानों पर धातुओं और अधातुओं को एक साथ रखा गया। ये भी गलत है, जाहिर सी बात है गलत होगा।
भाई धातु को अलग रखा जाए, धातु को अलग रखा जाए तब तो हम अध्ययन कर पाएंगे, लेकिन नहीं, संशोधित सारणी में कहीं कहीं धातुओं और अधातुओं को एक साथ रख दिया गया, इसलिए वो भी कमी है। और एक कमी इसकी है कि संशोधित आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया, जो कि दोषपूर्ण है। जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड हैं, हम देख रहे हैं कि उसको नीचे स्थान दिया गया है। और यही नहीं, संशोधित ही नहीं, अभी हम लोग जब आधुनिक की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, कक्षा 10 में आवर्त सारणी आप लोग बनाए होंगे, देखे होंगे, और आज जो प्रेजेंट टाइम की आवर्त सारणी है, जब उसकी भी बात हम लोग करेंगे तब भी हम देखेंगे आज भी वो दोष बरकरार है कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी के नीचे ही स्थान दिया गया। तो इस तरह से ये इसकी कमियाँ थी। तो विशेषता और कमियां दोनों की चर्चा आज हम लोगों ने कर लिया। विशेषता में हम लोगों ने क्या पाया कि ये जो संशोधित आवर्त सारणी थी, इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया। ठीक है, बहुत अच्छा अध्ययन हम आसानी से कर लेंगे। दूसरी चीज़ रखी गई, समस्थानिक और संभारिक को स्थान दिया गया, ये भी ठीक है। और उसके बाद देखा गया कि इस सारणी में अक्रिय गैसों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई, इसलिए सुविधाजनक हो गया, इसलिए ये भी ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी दोष रह गए। दोष क्या रह गया? हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया, कोई फिक्स नहीं किया गया। इसके अलावा जो है इसमें असमान गुणों वाले तत्वों को एक ग्रुप में रख दिया गया, वर्ग समूह में रख दिया गया। इसके अलावा कई स्थानों पर धातु अधातु को एक साथ रख दिया गया। इसके अलावा लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को जो है मूल आवर्त सारणी के नीचे स्थान दे दिया गया। तो ऐसी कुछ कमियां भी संशोधित आवर्त सारणी में थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने संशोधित आवर्त सारणी के विशेषता और दोष की चर्चा किया। नेक्स्ट के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि संशोधित आवर्त सारणी के जो दोष हैं इनको भी दूर करते हुए कोई और आवर्त सारणी की बात की जाएगी, और वो आवर्त सारणी होगी दीर्घाकार आवर्त सारणी, या उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, या परिवर्तित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल के टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।